भाई ऐसा मत कहिए कि नो साउंड। मैं तो अपना पूरा शक्ति के साथ जितना भी हो सकता है पूरा मंगल का उसमें तड़का लगा के और फिर बात कर रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ पूरा। ठीक है, तब भी आप कह रहे हैं कि साउंड नहीं है, ऐसा मत कीजिए। ठीक है, तो दो चार्ट आपके पास हमेशा अवेलेबल होने चाहिए। पहला आपका लग्न कुंडली, दूसरा आपका दशा कुंडली। एज अ बिगिनर के तौर पे आपका सबसे पहला स्टेप ये बनता है कि इन दोनों चार्ट्स को अपने सामने रख लो, अपने सामने बना लो। लेफ्ट हैंड साइड पे अपना बनाइए लग्न कुंडली, राइट हैंड साइड पे बना लीजिए दशा कुंडली। अभी आपने थर्ड चार्ट भी इस कैटेगरी में ऐड करना है, बट अभी थर्ड का नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं बिकॉज आप उस टॉपिक पे अभी नहीं गए हो, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज नवांशा। बट जब तक हम नवांशा को समझ नहीं लेते तब तक इस कैटेगरी में मैं वो चीज नहीं कहूंगा। जैसे कि आप केपी के अंदर नॉर्मली कितने चार्ट कंसिडर करते हैं? दो चार्ट कंसिडर करते हैं। दो चार्ट कौन कौन से आप करते हैं? लग्न कुंडली और कस्टल चार्ट। ठीक है, दो चार्ट आपके हो जाते हैं। यहां पर आमतौर पर आमतौर पर आपका काम तीन चार्ट से बड़े आराम से चल जाता है। बहुत ब्यूटीफुली आप एक्सप्लेन कर देते हैं, प्रिडिक्ट कर देते हैं, जो उपाय देना होता है वो दे देते हैं। लेकिन कुछ केसेस में आपको बहुत सूक्ष्म लेवल पर जाकर काम करना पड़ता है, बहुत माइन्यूट लेवल पर जाकर काम करना पड़ता है, क्योंकि वहां बात आती है व्यक्ति के दुर्भाग्य को काटने की, जिसको काटना बहुत सरल नहीं है, लेकिन ज्योतिष ने उसका भी उपाय सुझाया है कि किस प्रकार आप अपने दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं। उसका भी हल है, ऐसा नहीं है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो जब हमें बहुत सूक्ष्म लेवल पर जाकर कुछ देखना होता है तब हम डिविजनल चार्ट को भी कंसिडर कर लेते हैं। किसी ने क्वेश्चन किया बच्चे का, आपको लगन कुंडली से दिख गया खराबी है, आपको दशा लगन कुंडली से दिख गया खराबी है, आपने नवांश में भी देख लिया, लेकिन फिर भी एक मन में ये रहता है कि चलो यार देख लें कि कोई कोई एक उम्मीद की किरण कहीं से, मतलब किसी भी तरीके की कुछ है ऐसी जो हमें इधर भी दिख जाए, थोड़ा बहुत लग्न कुंडली की तरफ दिख जाए, और फिर वो जाके हम उसको डिविजनल चार्ट में देख लें, वर्ग कुंडली में देख लें। इसलिए जब आप किसी एक पर्टिकुलर इवेंट की सूक्ष्मता में जाते हैं, सूक्ष्मता मतलब उसके माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाते हैं, इन दैट केस यू नीड टू कंसिडर दैट डिविजनल चार्ट ऑल्सो। आप उस वर्ग कुंडली का भी अध्ययन साथ में करते हैं, तो चौथा चार्ट आपका वो ऐड हो जाता है। बट इसके ऐड होने से ऐसा कुछ नहीं है कि पराशरी के अंदर एक बहुत अच्छी चीज क्या है कि आपका एक चार्ट छोड़िए, अगर आपके 10 चार्ट भी ऐड हो जाते हैं तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रीजन बीइंग कि ये जितने भी चार्ट हैं ये आपको सिमिलर इंडिकेशंस देंगे। मैं फिर बोलता हूं, आपको जितने भी डिविजनल चार्ट है ये आपको सिमिलर इंडिकेशंस देंगे, अलग नहीं देंगे। ध्यान रखिएगा, ये कहने का अर्थ क्या है कि अगर आपको कोई लगन कुंडली में खराबी दिख रही है तो ऐसा नहीं है कि नवांश उसको करेक्ट कर देगा या फिर डिविजनल चार्ट पे करेक्ट कर देगा। जो जो हमारी वर्ग कुंडलियां हैं वो हमें किसी भी इवेंट की सूक्ष्मता तक लेकर जाती है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपसे पूछ लिया, कोई कोई सपोज करिए कि किसी का मैरिज होने वाला है और वो अपने पार्टनर का स्टेटस जानना चाह रहा है कि भाई मेरा पार्टनर जो है मेरे को कैसी फैमिली से बंद आएगा, मतलब कैसा रहेगा वो स्टेटस में, हाई प्लेस स्टेटस रहेगा कि लो स्टेटस रहेगा, मतलब किस तरीके का रहेगा। तो उसके लिए आपको नवांश कुंडली में जाना पड़ेगा, बिकॉज नवांश कुंडली मैरिज की सूक्ष्मता पर काम करती। किसी को अपने पार्टनर का रूप रंग जानना है,
तो भी आपको सूक्ष्म लेवल पर नवांश में जाना पड़ेगा। अगर हमें किसी दशा में ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति इस समय परेशान रहेगा, ये व्यक्ति इस समय परेशान रहेगा, अगर ये चीज हमें दिख रही है किसमें, अपने करियर में, तो किस प्रकार की परेशानी वो होगी ये हमें कहां पर जाकर दिखेगा, D10 चार्ट में दिखेगा, दशांशा चार्ट में दिखेगा। तो बेसिकली क्या होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रिडिक्शन देने के लिए या सामने वाले क्लाइंट को कुछ भी बताने के लिए आपके दो चार्ट बहुत हैं, लग्न कुंडली और दशा लग्न। लेकिन खुद की अंडरस्टैंडिंग और खुद की फाइन ट्यूनिंग के लिए हमें आगे वर्ग कुंडली में भी काम करना पड़ता है, वर्ग कुंडलियों पर भी कार्य करना पड़ता है, इसलिए हम उनको भी इंक्लूड करते हैं। तो वापस आते हैं अपने उसी चीज पर कि क्या हमें दशा, अंतर दशा को और प्रत्यंतर दशा को किस तरीके से एनालाइज करना है, और मेरा आंसर है कि एक तरफ लग्न कुंडली और एक तरफ दशा लग्न कुंडली, इन दोनों को देखकर फिर जॉइंट एनालिसिस देना, फिर उसका जॉइंट एनालिसिस देना। कैसे, अभी कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे और एग्जांपल से समझेंगे कि मैं क्या आपको बता रहा हूं। अब ये कुंडली जो है ये सबको दिखाई दे रही होगी, इसके अंदर हम चंद्रमा की अंतरदशा को कंसिडर करेंगे। हम देखेंगे कि इस कुंडली में चंद्रमा की अंतरदशा क्या रिजल्ट दे रही। हम सबसे पहले दशा लग्न कुंडली देखते हैं, ठीक है, सॉरी दशा लग्न नहीं देखते, हम सबसे पहले जो है वो नॉर्मल लग्न कुंडली देखेंगे। और नॉर्मल लग्न कुंडली के अंदर हम देखेंगे कि चंद्रमा की अंतरदशा कौन से घर को खराब रिजल्ट्स देगी। देखिए अब यहां पर आपको क्या लगता है कौन से घर के खराब रिजल्ट आ रहे हैं। नॉर्मल लग्न कुंडली कंसिडर कर रहे हैं और चंद्रमा को देख रहे हैं, तो हमें पता चलेगा कि भाई चंद्रमा जो है वो कौन से घर को खराब कर रहा है। शायद सभी लोगों को क्लियर है ये बात, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। थर्ड हाउस की प्रॉब्लम आ रही है यहाँ, ठीक है, थर्ड हाउस की प्रॉब्लम आ रही है। तो हमने कहा अब सपोज करिए हमें दशा लगन कंसेप्ट नहीं पता और व्यक्ति हमारे सामने आया और हमने उसको बोला यार तीसरे घर की प्रॉब्लम आएगी आपको, आपका चंद्रमा का पीरियड आ रहा है। वो बोलेगा भाई किस तरीके की दिक्कत आ सकती है।
तो हम कहेंगे कि भाई थोड़ा संभल के रहना, डॉक्यूमेंट्स से जुड़ी हुई या छोटे भाई बहनों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स आपको रहेंगी। तो ये जो पर्टिकुलर एरियाज हैं इनमें थोड़ा संभल के रहिएगा, क्योंकि आपका तीसरा घर जो है वो बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है। और ऐसे टाइम पर यदि आपका ट्रांसफर होता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उससे खुश नहीं रहेंगे, वो आपके लिए मतलब कोई अच्छा इवेंट नहीं रहेगा, बिकॉज थर्ड हाउस जो है वो चेंज ऑफ होम या ट्रांसफर वगैरह ये सब भी दिखाता है। बेसिकली थर्ड हाउस के जो इवेंट हैं वो इस व्यक्ति के लिए सुखद नहीं रहेंगे। हम ये इस व्यक्ति को कह देंगे कब, जब चंद्रमा की अंतर्दशा है। अब आते हैं हम दशा लगन कॉन्सेप्ट पर। दशा लगन कॉन्सेप्ट जो है, हाँ जी शीतल जी, मून का एस्पेक्ट थर्ड हाउस पे है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि थर्ड हाउस के अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे, बिकॉज तीसरे घर में वीनस की राशि, जो चंद्रमा जिसको अपना शत्रु मानता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने मंगल की दशा के अंदर इसको देखा, इस इवेंट को। तो हमने क्या किया, मंगल को लग्न बनाया और यहां से अब चंद्रमा को स्टडी किया। आप देखिए अब चंद्रमा कौन से घर को डिस्टर्ब कर रहा है, अब चंद्रमा कौन से घर को डिस्टर्ब कर रहा है, 10th हाउस। अब अब ध्यान दीजिएगा, अब कुछ लोग कहेंगे कि थर्ड हाउस की दिक्कत आएगी, आप लोग कहेंगे कि भाई प्रोफेशन को लेके मन अच्छा नहीं रहेगा, प्रोफेशन को लेकर मन खुश नहीं रहेगा इस टाइम पर, आप ये कहेंगे। और जो कि काफी हद तक सही भी है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, नहीं रहेगा मन अच्छा, माइंड डिस्टर्ब रहेगा अपने प्रोफेशन को लेकर। अब बात ये आती है कि क्या जिसने थर्ड हाउस की प्रॉब्लम बताई वो सही बोल रहा है या जिसने 10th हाउस की प्रॉब्लम बताई वो सही बोल रहा है। आंसर ये है कि दोनों केसेस में प्रिडिक्शन 100% सही जाएगी। दोनों लोगों की प्रिडिक्शन एकदम 100% परफेक्ट जाएगी। जो थर्ड हाउस की प्रॉब्लम बोल रहा है वो भी, और जो 10th की प्रॉब्लम बोल रहा है वो भी। अब यहां पर क्या हो सकता है ऐसा, यहां पर हो सकता है कि व्यक्ति का ट्रांसफर कर दिया जाए जिस ट्रांसफर की उसकी इच्छा नहीं थी, और उस ट्रांसफर के चलते ये मेंटली डिस्टर्ब्ड है, ये व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब, ये खुश नहीं है अपने प्रोफेशन से। क्लियर? कहने का अर्थ क्या है कि आप लगन कुंडली और दशा कुंडली दोनों को साथ में रखकर ही प्रिडिक्शन देंगे। नई मन है, आलस आ रहा दोनों को यूज करने का, कोई बात नहीं, जिसको यूज करके देंगे उससे भी काम होगा, उससे भी उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, पक्की बात है। पक्की बात है। दूसरा सवाल प्रत्यंतर दशा को लेकर था, पहला अंतर को लेकर था, अंतर तो मैंने क्लियर कर ही दिया आप लोगों का। अब प्रत्यंतर को लेकर था, प्रत्यंतर के केस में क्या आप लोगों का एक सवाल आ रहा था बार बार, प्रत्यंतर को दशा लगन से लें कि लग्न कुंडली से लें। लग्न कुंडली और दशा लगन दोनों से लेना, दोनों से लेना है।
दोनों ही केसेस में उतना ही बढ़िया है। ठीक है, चंद्र कुंडली, पाका लग्न कुंडली, ये जितनी भी कुंडलियां आपको बताई हैं ये रेफरेंस कुंडलियां हैं। ध्यान रखिएगा मैंने क्या बोला है, ये रेफरेंस कुंडलियां हैं। इनको आप रेफर कर सकते हैं, इनका यूज आप ले सकते हैं। बट यहां पर बात हम कर रहे हैं घटना की, जो घटना हो रही है, जो व्यक्ति के जीवन में घटित हो रहा है, उसको लेकर किस तरीके से आगे बढ़ें। तो जो मैंने बताया उसको यूज कीजिए। उन कुंडलियों का भी उपयोग आपने करना है, डेफिनेटली आपने करना है। ऐसा नहीं है कि आप उनको भूल जाइए कि भाई ठीक है अब तो हमें पता चल ही गया कैसे प्रिडिक्शन देनी है, अब क्या चंद्र कुंडली का काम, क्या उसका काम, तो वो सब छोड़ दीजिए। बिकॉज मन बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, एक बार पीढ़ी का एक एग्जांपल और लेते हैं एंड देन आगे बढ़ते हैं। पीढ़ी का एक क्वेश्चन और आप लोग काफी पूछ रहे थे कि अगर एमडी लॉर्ड और एडी लॉर्ड आपस में शत्रु है तो क्या रिजल्ट आए। देखिए क्या होता है कि वैसे तो हमने फ्रेंडशिप और एनिमिटी को देखकर ही बात करनी, लेकिन एमडी लॉर्ड और एडी लॉर्ड के आपस में एनिमिटी को इस तरीके से समझा जा सकता है कि ये वो दो प्लैनेट हैं जो आपस में कोऑर्डिनेट सही से नहीं करते, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं रहता। इसलिए अगर एमडी लॉर्ड से एडी लॉर्ड की पोजीशन अच्छी भी है और अच्छी होने के साथ साथ वो लग्न कुंडली से भी सही रिजल्ट दे रही है, तो सही रिजल्ट तो आपको आ जाएंगे, बट स्टिल कुछ अनईजीनेस या अनकंफर्टेबिलिटी के साथ। आप एक बात को समझिए, जब एमडी लॉर्ड और एडी लॉर्ड दोनों आपस में मित्र होंगे तो काम बड़ा कंफर्टेबली हो जाएगा, इतना कंफर्टेबली हो जाएगा कि जैसे काम हो भी गया और आपको पता भी नहीं चला कब में काम हो गया। वहीं अगर एमडी लॉर्ड और एडी लॉर्ड आपस में एनिमी है तो रिजल्ट दिख रहे हैं, आएंगे, रिजल्ट पता चल रहा है कि हाँ ठीक है ये काम हो जाएगा, बट स्टिल कुछ विलंब के साथ, कुछ देरी के साथ, या कुछ चीजों का अटक जाना। आज मैं कुछ आपको सेट ऑफ दशाज भी दूंगा, कुछ सेट ऑफ दशाज दूंगा जो इरिस्पेक्टिव ऑफ किसी के भी लग्न, आपका कोई भी लग्न हो, संसार के किसी भी व्यक्ति इस संसार के किसी भी व्यक्ति का कोई भी लग्न हो, कुछ सेट ऑफ दशा अंतरदशा ऐसी हैं कि ये जब जीवन में आएंगी तो दिक्कत करेंगी ही करेंगी। हालांकि इसके पीछे का जो बेस है वो वास्तु का है, लेकिन हम वास्तु की डेप्थ में नहीं जाएंगे। मैं सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए उसको दूंगा कि कौन कौन सी दशाएं हैं, और इन दशाओं के टाइम पीरियड पर यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। अब आदमी पूछेगा केयरफुल अबाउट व्हाट, अबाउट एवरीथिंग, हर चीज के लिए आपको केयरफुल रहना है जब ये टाइम पीरियड आपका चलेगा। ठीक है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। पहले हम प्रत्यंतर दशा का एक एग्जांपल ले लेते हैं।
ये हमारी एक स्टूडेंट हैं हमारे ग्रुप की, जिनको कल रात जो है वो ब्रेन हेमरेज हुआ। ठीक है, तो आज पता नहीं, शायद नहीं है क्लास के अंदर, तो मेरे पास उनका चार्ट आया था, सुबह मैंने बात की। तो इस चार्ट के अंदर ही आप प्रत्यंतर दशा को समझिएगा और देखिएगा कि प्रत्यंतर दशा कितनी हार्मफुल होती है। ठीक है, क्योंकि प्रत्यंतर को लेकर हमने पहले भी बात करी थी कि वाई प्रत्यंतर दशा इज सो इंपॉर्टेंट, आई टोल्ड यू वंस। ठीक है, आप सब लोगों को इस चार्ट में दिख रहा होगा कि प्रत्यंतर दशा कौन से प्लैनेट की चल रही है। यहां पर जो फॉर्मेट बना हुआ है वो मैं पहले आपको बता दूं। द फॉर्मेट इज इन मंथ, डे एंड ईयर। एमडीवाई का फॉर्मेट है, उसको पहले डे और फिर मंथ और फिर ईयर मत कंसिडर कीजिए। ठीक है, बताइए प्रत्यंतर किसका है शीतल जी? प्रत्यंतर शुक्र का नहीं, केतु का है। प्रत्यंतर जो है वो दैट इज ऑफ केतु। ठीक है जी। अब केतु के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? राहु एंड केतु के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे कि राहु केतु किसकी तरह एक्ट करते हैं? टेल मी। राहु केतु राशि लॉर्ड की तरह एक्ट करते हैं, यानी कि केतु यहाँ पे कौन से घर के स्वामी की तरह एक्ट कर रहा है? सबसे पहले तो ये बताइए, कौन से घर के स्वामी की तरह एक्ट कर रहा है केतु? थर्ड हाउस, थर्ड हाउस। और डिस्पोजिटर कौन है उसका? मरकरी है। वेयर इज मरकरी इन दिस चार्ट? बताइए कहां पर है मरकरी? 8th हाउस में। क्या आप लोगों ने जो अभी तक समझा है उसके अकॉर्डिंग केतु 8th हाउस के रिजल्ट देगा? यस, देगा, 100% है। चलिए ठीक है, ओके। अब हमें समझ में आया कि लग्न कुंडली से केतु 8वें घर को ऑपरेट करा है। अब हम कहां से देखेंगे? दशा लगन से। दशा किसकी है? मरकरी की है। चेक कीजिए केतु कहां पर है। एट्थ हाउस में। समझ में आ गया केतु ने क्यों झटका दिया? उधर भी 8th हाउस, इधर भी 8th हाउस, दोनों तरफ से उसने 8th हाउस को ले लिया। लेकिन आप लोगों ने एक चीज नोट करी होगी, लगन कुंडली के अंदर केतु वाज सिटिंग विद जुपिटर। ठीक है, जुपिटर के साथ था। अब ये इस तरीके का अटैक था कि इसने चेहरे को भी थोड़ा सा, जैसे पैरालिसिस में आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो एक एक सर्टेन पार्ट ऑफ आपका जो बॉडी रहता है वो थोड़ा डिसफंक्शनल हो जाता है, या चेहरे को भी थोड़ा तिरछा वगैरह कर देता है। और कमाल की बात देखिए, एक दिन के बाद सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है, भगवान की कृपा से। और वो चीज आपको वहां पर भी दिखेगी कि क्यों हुआ ऐसा। इसलिए कि लग्न कुंडली में केतु किसके साथ है? 9th लॉर्ड के साथ है। किसके साथ है? 9th लॉर्ड के साथ। और जब दशा लगन कुंडली बनाई तो केतु किसकी राशि में चला गया? बुध की राशि में तो रहे है ही वो। और बुध, दशा लगन कुंडली से बुध कौन से घर का रूलर बना हुआ है? 5th हाउस का।
पंचम भाव का भी बना हुआ है, ठीक है। तो उसने एक तरफ 8वें घर को पूरी तरह एक्टिवेट किया, तो उधर उसने 9th और इधर दशा लगन में 5th हाउस को भी उसने ठीक रखा। मींस उसने दिक्कत और सेविंग दोनों करी साथ साथ। बट मरकरी नॉट स्पॉइलिंग एनी हाउस। बहुत अच्छी बात कही कि मरकरी कोई हाउस स्पॉइल नहीं कर रहा है, लेकिन मरकरी 8th हाउस में बैठ के 8th हाउस की एक्टिविटी तो देगा ना। 8th हाउस में बैठा हुआ कोई प्लैनेट 8th हाउस को तो ऑपरेट कराएगा ही कराएगा भाई। और अगर मेन कुंडली देखोगे तो मरकरी जो है वो 12th हाउस को भी रूल कर रहा है, हाउस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। और फ्रेंडली साइन में जब कोई बैठेगा तो उस हाउस को मजबूती प्रदान करेगा, ठीक है। तो ये हो गया जी आपका एमडी, एडी और पी। अब सेट ऑफ दशाज कौन से हैं जिसमें व्यक्ति को बहुत संभल कर रहना है। सबसे पहले लेते हैं चंद्र की दशा। चंद्र की दशा में कौन सी अंतर दशा सबसे हार्मफुल रहेगी, बताइए क्या लगता है, क्या समझ में आता है? कुछ कुछ लगता है कि ये प्लैनेट सबसे हार्मफुल जाएगा चंद्रमा की दशा में? कुछ मरकरी कह रहे हैं, कुछ राहु कह रहे हैं। 7.5 सुना नाम कभी सब लोगों ने? 7.5 कब आती है? 2.5 साल की चंद्रमा की राशि से पहले, 2.5 साल की चंद्रमा की राशि पर, और 2.5 साल चंद्रमा की राशि से अगली राशि पर। लाता कौन है? शनि लेकर आता है। क्यों डरते हैं लोग 7.5 से? इसलिए डरते हैं क्योंकि मानसिक रूप से वो व्यक्ति इतना सशक्त नहीं होता कि जिम्मेदारियों का बोझ और अपनी ड्यूटीज को ढंग से निभा सके, इसलिए वो टूटता है और परेशान होता है। आपसे कोई जीवन में पूछे या आपको कोई कह दे कि भाई मेरी 7.5 चल रही है, तो आप क्या डिस्क्रिप्शन देंगे उसको 7.5 का? आप ये कहेंगे कि तेरे सबसे भयानक 7.5 साल का समय शुरू हो गया है। आपको उसको बोलना है कि तेरे जीवन का स्वर्णिम काल, जिसको आप गोल्डन पीरियड कहते हैं, वो शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी कब बढ़ेगी, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कब बढ़ेंगी? जब आप के पास कुछ एडिशनल कार्यभार आएगा। एक बात को समझिए, कोई भी व्यक्ति है, किसी भी तरीके का काम करता है, आप कभी उससे मिलते हैं तो आप उससे एक क्वेश्चन पूछिए सिंपल सा कि भाई क्या आप अपनी कंपनी में जहां पर भी आप काम कर रहे हैं, एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, एज एन एंटरप्रेन्योर काम कर रहे हैं, आप आगे बढ़ना चाहेंगे? तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जगत में जो दिमागी रूप से ठीक होगा और जो ये नहीं कहेगा कि हाँ मैं बढ़ना चाहता हूँ, डेफिनेटली बढ़ना चाहता हूँ। हर आदमी चाहता है अपनी लाइफ में आगे बढ़ना। जब व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो बढ़ेगा कब? जब उसकी पोस्ट बढ़ेगी, उसका वर्क एरिया बढ़ेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी। अब जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज का प्रेशर भी बढ़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्लैनेट कौन होता है? सैटर्न।
ड्यूटीज का प्लैनेट कौन होता है? सैटर्न। डिसिप्लिन का प्लैनेट कौन होता है? सैटर्न। आपके 7.5 साल आपको मार मार के पीट पीट के इंसान बनाने के लिए आते हैं। 7.5 साल सैटर्न भरपूर कोशिश करता है कि इसको इंसान बना के जाऊंगा, ऐसे नहीं जाने दूंगा, क्योंकि आगे चल के लाइफ में पता नहीं इसको कितने बड़े कॉन्सिक्वेंसेस, कितने बड़ी चैलेंजेस को फेस करना पड़ जाए। उस टाइम तो ये इसकी हालत खराब हो जाएगी अगर ये अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेगा। इसलिए चंद्रमा, जिसको आप मन का कारक कहते हैं, उसके ऊपर से जब चंद्रमा शनि गोचर करता है तो आपकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। आप अपने सर को पकड़ लेते हैं, अरे यार मैं क्या करूं, साला घर का प्रेशर, बाहर का प्रेशर, यारों दोस्तों का प्रेशर, सोशल सर्कल का प्रेशर। अरे भाई ये तो मेरे को जान लेने पे तुला हुआ है। अरे भाई जान लेने पे कोई नहीं तुला हुआ, आपको सिंपली ये बताने पर आए हैं, ये टाइम पीरियड आपको ये बताने पर आया है, यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल, यू नीड टू बी ड्यूटीफुल, यू नीड टू बी डिसिप्लिन। आप इस दुनिया के कितने मर्जी प्राइम मिनिस्टर्स के चार्ज उठा के देख लीजिए, हु बिकेम पीएम इन देयर 7.5, वो 7.5 में अपनी पीएम बन गए। अब हम लोगों के लिए कितना फैसिनेटिंग होता है ये देखना, ओ इंदिरा गांधी जी पीएम बनी है, अटल बिहारी जी पीएम बने हैं, नरेंद्र मोदी जी पीएम बने हैं। हमारे लिए फैसिनेटिंग है उनको देखना एज अ पीएम, लेकिन उनके मन से कोई जाके पूछो कि भाई क्या हाल है पीएम बनने के बाद। अगर उनमें से कोई आपका यार दोस्त हुआ ना तो वो अपने लहजे में आपको समझा देगा क्या हालत है। कोई देसी हुआ तो फिर उसकी लैंग्वेज भी सुनने वाली होगी, समझ सकते हैं आप भाव को, इमोशंस को, क्या निकल कर आएंगे उसके। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आप पीएम बनोगे, जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज का प्रेशर भी आप पर बढ़ेगा। इसलिए इस पीरियड को सबसे ट्रेजिक पीरियड बोला जाता है। लेकिन जब आप अपने जीवन में, आप में से बहुत से लोग होंगे इस टाइम जो 7.5 से गुजर रहे हैं, बहुत से होंगे ऐसे, क्योंकि 3 राशियां हैं, ढाई 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 साल की। तो अभी सैटर्न 10 नंबर राशि में है, तो समझ लीजिए आपकी धनु राशि है तो भी आप 7.5 से गुजर रहे हैं, आपकी 10 नंबर राशि है तो भी आप 7.5 से गुजर रहे हैं, और 11 नंबर राशि है तो भी आप 7.5 से गुजर रहे हैं। और इस टाइम एक दो ने आपको कह भी दिया होगा अरे आप तो 7.5 से गुजर रहे हैं, लेकिन आप सोच के देखिएगा कि जब से ये पीरियड आपका ऑन हुआ है तब से आपको लगा होगा आपके ऊपर वर्क प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया है, आपके ऊपर जिम्मेदारियां थोड़ी सी बढ़ गई। क्योंकि मेरे 7.5 शुरू होने से पहले, जब मेरे जीवन की 7.5 शुरू हुई, उससे पहले मेरे को 7 या 8 स्टूडेंट्स देखने थे, मजा आ जाता था, चलते फिरते भी काम हो जाता था, कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ अरे सही चल रहा है, ठीक है, जैसे भी स्ट्रगल कर रहे थे सारी चीजें थी ठीक ठाक थी। 7.5 आई, 850 स्टूडेंट, 950 स्टूडेंट्स का भार दे दिया सर पे, अब सबकी चीजें सुननी है, सबके रिप्लाई भी देने हैं, सबके क्वेश्चंस पे भी ध्यान देना है। किसी का क्वेश्चन नहीं ध्यान दिया तो वो, अरे सर तो बताते नहीं है, सर तो ऐसा करते हैं, सर तो वैसा करते हैं, आप समझ रहे हैं चीजों को। दूसरे की नजर में क्या है, अरे वाह यार इतने स्टूडेंट्स, लेकिन इधर देखें तो वो सैटर्न ने जो चंद्रमा के ऊपर आकर चंद्रमा की बैंड बजाई है उसको कोई नहीं देख रहा है। यही ज्योतिष है। इसी तरीके से चंद्रमा की दशा में सबसे ट्रेजिक अंतरदशा जाएगी किसकी? सैटर्न की। चंद्रमा की दशा में सैटर्न की अंतरदशा इज पेनफुल। पेनफुल फॉर व्हाट? पेनफुल फॉर योर माइंड।
ये कमेंट सबसे बढ़िया था। लेट वीडियो आने का कारण। ठीक है। चंद्रमा में शनि की अंतरदशा इज ऑलवेज पेन। Now you can go directly to the India's horoscope and see which dasha is running right now. It is of Chandrama and Saturn. चंद्रमा की महादशा चल रही है, शनि की अंतरदशा चल रही है, देख लीजिए उठा। अब किस पर आते हैं? अब आते हैं मंगल पर। मंगल, मंगल इज युद्ध, मंगल इज वॉर, मंगल इज वेपन। युद्ध भी मंगल है, वेपन भी मंगल है, लड़ाई झगड़ा सब मंगल है। और जब लड़ाई झगड़ा होता है तो सबसे पहले क्या चीज मारी जाती है? सबसे पहले पीस मारा जाता है, शांति मारी जाती है। और पीस ट्रीटी कराने का काम एक ही प्लैनेट का है। देयर इज ओनली वन प्लैनेट हु बिलीव्स इन पीस। वो चाहता है हर जगह हार्मनी हो, हर जगह सुख समृद्धि हो, हर व्यक्ति का जो है कल्याण हो, जगत का कल्याण हो। लेकिन मंगल कहता है कल्याण वल्याण देखेंगे बाद में, पहले मेरे हाथ में ये AK-47 आई है, पहले मैं इसको टेस्ट करूंगा। कहीं ऐसा ना हो ये पड़ी पड़ी जंग खा जाए और कल को आके कोई मेरे को उड़ा दे। इसलिए मुझे तो ये टेस्ट करनी है। सामने कौन खड़ा है उसके? बृहस्पति खड़ा है, हाथ जोड़े खड़ा है, अरे भाई रुक जा, वॉर से किसी का भला नहीं हुआ है। इसलिए मंगल के अंदर बृहस्पति की अंतरदशा आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी। पराशर ऋषि बहुत स्मार्ट थे, स्मार्ट इन द सेंस नॉट इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस, वो तो देखा ही नहीं किसी ने, बट जो उन्होंने कुछ रेमेडीज दी बृहत पराशरा होरा शास्त्रा में एज पर दशा एंड अंतरदशा, दे वर सो यूनिक। क्यों? क्योंकि पता नहीं उन्होंने ये पहले ही जज कर लिया था कि कलयुग में ऐसी सिचुएशंस बनेंगी और उन सिचुएशंस में ये रेमेडीज व्यक्ति करेगा और तब जाके उसका उद्धार होगा। वो सत्य भी है। मंगल के बाद आते हैं जी राहु। राहु के अंदर, राहु क्या है? राहु आपकी इल्यूजन है, भ्रम है। राहु आपका पैशन है, राहु आपकी जिद है। और जब भी राहु आपके ऊपर हावी होगा, जब राहु आपकी खोपड़ी पर चढ़कर नृत्य करेगा, तो वो सबसे पहले किस चीज को हरेगा? हम कहते हैं कि मति हर ली इसकी, तो सबसे पहले आपकी बुद्धि को हरेगा। जब ऑब्सेशन आपके सर पे चढ़ जाएगा ना, जब जिद आपके सर पे चढ़ जाएगी, तो सबसे पहले वो हरेगी किसको? आपकी बुद्धि को। कि व्यक्ति को ये लगने लगता मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं, उसको इल्यूजन हो जाता है। क्योंकि जब भस्मासुर को भी ये इल्यूजन हो गया था कि भाई जिसके ऊपर हाथ रखूंगा वो साफ, तो उसको सेट करने के लिए भी किसको उतरना पड़ा? नारायण को। नारायण कौन है? मरकरी। राहु के अंदर मरकरी का पीरियड सबसे डेंजरस होगा, याद रखिएगा। सुसाइड तक करवा देता है,
क्यों? क्योंकि इतना गंदा वहम पड़ जाएगा, इतना गंदा वहम मन में डल जाएगा, अरे मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, मेरे ऊपर कुछ हो गया है क्या, सारी दुनिया मेरे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी रच रही है, पूरा जगत मेरे अगेंस्ट कुछ कर रहा है। अरे भाई लग्नेश है, कुछ भी है, आप जो मर्जी कर लीजिए। आप सोचें कि मेरा लग्नेश है मेरे को छोड़ देगा, मेरा तो पंचमेश है मेरे को बकच देगा, सॉरी। आपसे कितनी अच्छी मित्रता हो, इस टाइम सारे रिश्तों को भूल जाएंगे ये प्लैनेट। उनको नहीं मतलब कौन है सामने, वो बोलेंगे आजा, बहुत दिन हो गए इसका नंबर नहीं लगा, इसका लगाना है। ठीक है, तो राहु में मरकरी के अंदर नंबर तो लगेगा भाई, पक्की बात है। सुशांत सिंह राजपूत का केस आप बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है, क्या ठीक है, मैं अभी देखी थी थोड़ा बहुत कुंडली वुंडली जो भी है, बट इट्स अ मर्डर, ठीक है, वो सुसाइड नहीं है वो एक्चुअली, ठीक है। वो इतना माइंडेड, इतना ब्रिलियंट आदमी कभी सुसाइड नहीं करता है। तो राहु में मरकरी, फिर आते हैं किस पे, बृहस्पति पे। बृहस्पति आपका कल्चर है, आपके सिद्धांत है। बृहस्पति आपको सिद्धांतवादी बनाता है, आपको बताता है कि देखो यार लाइफ में कुछ नहीं रखा, लाइफ में अपना कल्चर और हर चीज को, वो एक शब्द है ना वसुदेव कुटुंबकम, वो बृहस्पति पर लागू। प्राणियों में सद्भावना हो, जगत का कल्याण हो, सो एंड सो जो बोलते हैं, वो प्रॉपर बृहस्पति के वर्ड्स है। लेकिन एक प्लेनेट ऐसा है, वो बोलता है कि भाई जगत का कल्याण हो ना हो, मेरा सबसे पहले हो, मस्त राम मस्ती में, आग लग जाए बस्ती में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट इज कौन है? राहु। राहु है। बृहस्पति के अंदर राहु में मैंने टोटल बर्बाद देखा आदमी, खत्म कर देता आदमी को, मतलब जीरो। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मैंने मतलब खुद, और ये कंक्लूड भी जब कुंडलियों पे किया तो लिटरली मतलब ऐसी सिचुएशन जिसको देख के आप ये कहो कि यार इसके साथ ऐसा नहीं हो सकता है, इसके साथ ऐसा नहीं हो सकता, उसी के साथ ऐसा हुआ है। अभी रेमेडीज पर क्यों आते हो? रेमेडीज मैं दूंगा, अभी रेमेडीज पर नहीं, पहले पहले तथ्य को तो जान ले कि होगा क्या और क्यों ऐसा होता है। सबसे पहली बात तो यह है कि सर बता तो रहे हैं, लेकिन सर के बताए हुए का फायदा तभी है जब सर का बताया हुआ आप टेस्ट करेंगे और वो टेस्ट किया हुआ सही निकलेगा। मेरे बताए हुए की जो प्रामाणिकता है उसको जांचेंगे तभी कुछ फायदा होगा। ठीक है, लिखना अच्छा है ताकि हमारे पास रहे कि भाई क्या बताया जा रहा है, बट मजा तभी है जब इसको टेस्ट करेंगे। अरे भाई जुपिटर एस्पेक्ट्स राहु, जुपिटर क्या बोलते हैं ट्राइन में हो, जुपिटर 11 में हो, मैं पहले भी आपको बोला कि ये जो कॉम्बिनेशंस मैं आपको दे रहा हूं, these are irrespective of placement, irrespective of लगना, irrespective of 2 6 10 11, irrespective of debilitation, irrespective of exaltation, irrespective of friendship, enemy, जो कुछ भी लगा लीजिए आप, एक्स वाई। मैं सब चीजों को बाईपास करके आपको एक चीज बता रहा हूं। शनि, शनि में
शुक्र का पीरियड इज वेरी बैड. You need to be very careful. शनि में शुक्र का पीरियड इज वेरी बैड. क्यों भाई? कारण उसका ऐसा है कि जब ज्योतिष बना और जब हाउसेस को डेफिनेशंस मिली कि ये हाउस ये करता है, ये हाउस ये करता है, तो उसमें 2 हाउस बड़े खतरनाक माने गए. बोला यार इन हाउसेस से बच के रहो. अब किसी ने कहा यार ऐसा क्यों कह रहे हो, 2 हाउस बड़े खतरनाक है? क्योंकि एक हाउस आपकी फैमिली है, एक हाउस आपकी वाइफ है. कौन कौन से हो गए? 2nd एंड 7th. बोला यार बड़े खतरनाक हाउस है. किसी ने कहा अच्छा मजाक है. एक तरफ बोलते हो फैमिली और वाइफ है और दूसरी तरफ कहते हो ये मारक हाउस है, ये तो मृत्यु के घर है. फिर किसी ने कहा कि जो व्यक्ति गृहस्थ में होगा और जिस व्यक्ति के ऊपर पूरा फैमिली जो है वो प्रेशर क्रिएट करेगी, वो मरेगा नहीं तो बेचारा क्या करेगा? उसकी हालत ही एक मृत व्यक्ति जैसी हो जाएगी. व्यक्ति किसी भी चीज को लेकर डरता कब है? डरता तब है जब उसके हाथ में कुछ, उसके पास कुछ पोजेस करने के लिए हो, उसके पास किसी चीज का अधिकार है. भाई आपके पास खोने के लिए अपनी फैमिली है तो डरोगे, डर है. वो अपना पार्टनर है, उसको खोने से व्यक्ति डरेगा. अब 2nd और 7th हाउस को ही मारक भाव कहा है क्योंकि ये तीसरे घर को और 8वें घर को खराब करते हैं. और सैटर्न प्लैनेट किस चीज का है? सैटर्न प्लैनेट है रिस्पॉन्सिबिलिटीज का. सैटर्न कहता है भैया जब आप इस फैमिली का पार्ट हो, जब आपने विवाह किया है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करो. आपको हर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी. सैटर्न ये बोलता है क्योंकि सैटर्न को तो मतलब ही डिसिप्लिन, ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से. अब शुक्र बेचारा ऐसा प्लैनेट है जिसको 2 राशियां दे तो दी, दूसरे और 7वें घर की, लेकिन शुक्र का मन डिसिप्लिन रहने में थोड़ी लगता. उसका मन तो लगता है कि कोई उसको बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, बहुत अच्छी अच्छी लग्जरी दे, बहुत अच्छे अच्छे परफ्यूम दे, बहुत अच्छी अच्छी भोग विलासिता में वो व्यक्ति रहे. सैटर्न को ये चीजें पसंद नहीं. सैटर्न कहता है एक दायरे में रहो, क्योंकि सैटर्न आपकी लिमिटेशन भी है, दायरा भी है, जिस दायरे में आपको रहना है. और शुक्र क्या है? शुक्र है विद्रोह, शुक्र है रिबेलियन. मंगल वॉर का कारक जरूर है, मंगल लड़ाई झगड़े का कारक जरूर है, लेकिन सबसे विद्रोही प्लैनेट शुक्र है. याद रखिएगा, इस दुनिया में, इस जगत में जितने भी बड़े बड़े रिबेलियन हुए, जितने भी बड़े बड़े विद्रोह हुए, पूरी दुनिया का उठा के देख लीजिएगा हिसाब किताब, उन सब के पीछे कोई दूसरा ग्रह नहीं है. देयर इज ओनली वन प्लैनेट एंड दैट इज शुक्र. सारे तख्त, सारे ताज, सब कुछ बदल देता है एक प्लैनेट. इतना विद्रोही है ये. जहां हावी हो गया वहां विद्रोह हावी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा.
आपने देखा होगा कई लोगों का बड़ा रिबेलियस नेचर होता है, मतलब हमेशा एंटी, मतलब जैसे हमेशा सोशल चीजों के एंटी खड़े रहते हैं। शुक्र हावी है उनका, और कुछ नहीं। तो शनि में शुक्र जो है वो अच्छा नहीं जाता। शनि का पीरियड चल रहा है, शनि कहता है अरे भाई थोड़ा तमीज में रहो, थोड़ा सा तरीके से रहो, ये है वो है, सारी चीजें हैं। वो बोलता है कि नहीं भाई, मेरे को क्या मतलब, मेरे को तो हर चीज चाहिए। बुध, बुध है व्यापार, बुध है आपकी बुद्धि, बुध है आपकी चतुराई। बुध कहता है सबसे पहला काम मेरा ये है कि मैं अपनी बुद्धि से अपने व्यापार को ठीक ठाक रखूं। ये 100 का माल मैं आज लेकर आया हूं, जब तक मैं इसको 200 का नहीं बेच दूंगा मेरा काम ठीक ठाक नहीं होगा। बुध का ये माइंडसेट, इस माइंडसेट के साथ बुध काम करता है। दूसरी तरफ एक आदमी आया, 100 रुपए का माल खरीदा, सामने आके कोई बेचारा रो पड़ा, बोलने लगा मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरे को तो ये चाहिए, उसने उठाकर वो माल उसको दे दिया, यहाँ पे उसका लॉस हो गया। तो वो कौन सा प्लेनेट हो सकता है जो किसी के आंसू देखकर अपना लॉस करा दे? क्योंकि मरकरी तो ऐसा करने नहीं देगा, मरकरी तो अपना चतुराई, अपने बिजनेस स्किल्स को आगे रखेगा। यहां पर जब व्यक्ति इमोशनल हो जाएगा किसी की दिक्कतों को देख, और चतुराई को साइड में रख के इमोशंस उस पर हावी हो जाएंगे, तो वहां पर आ जाएगा कौन? चंद्रमा। चंद्रमा को आप पहली क्लास पर अगर आ जाए, जो फर्स्ट क्लास हमने पढ़ी थी, उसमें चंद्रमा को वर्ण क्या मिला था बताइए? याद है किसी को कि कौन से वर्ण को मिला, कौन सा वर्ण मिला था चंद्रमा को? और बुध को कौन सा वर्ण मिला था? वर्ण, वर्ण, माता मत बोलिए, माता वर्ण नहीं है। वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चंद्रमा, अरे भाई चंद्रमा को वैश्य कैटेगरी में क्यों ला रहे हैं? हाँ, ठीक है। तो मरकरी के अंदर चंद्रमा, मरकरी के अंदर चंद्रमा खराब है। मरकरी के अंदर चंद्रमा खराब है। केतु के अंदर, केतु किस चीज को लेकर है? केतु इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी, केतु इज ऑल अबाउट अध्यात्म। भगवान का नाम लो, राम का नाम, फिर आता है वो प्लैनेट जिसको काल पुरुष की कुंडली में पहला घर मिला है, वो बोला है मैं अपना काम देखूं या ये अध्यात्म में जाऊं? मंगल। तो केतु के अंदर मंगल अच्छा नहीं जाएगा। प्रवृत्तियां देखिए ना, इसमें आप इसको जब आप स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि दोनों प्लैनेट्स को जब आप देख रहे हो तो उनकी प्रवृत्तियां आपको समझ में। देन अगेन वीनस,
शुक्र। शुक्र के अंदर भी वही प्लैनेट है जो केतु के अंदर है। कौन? मंगल। शुक्र में मार्स। अब शुक्र और मार्स, इनको क्यों एंटी माना है? इस दुनिया में जितने भी वॉर हुए, जितने भी बड़े बड़े वॉर हुए हैं, क्योंकि वॉर का तो सारा जो लिंक है वो मार्स से है। और वॉर हुए क्यों है, उसका बेस क्या है? उसका बेस है शुक्र। अब आप सब लोग अपनी अपनी दशाएं जो गई है या जो चल रही हैं, उस पे इस कंसेप्ट को लगा लीजिएगा, आपको परफेक्टली ये काम करता हुआ नजर आए। जुपिटर में राहु, सैटर्न में वीनस, वीनस में मार्स, मून में सैटर्न। ठीक है जी। सन, सन यहां पर सन को बख्श दिया गया है। क्यों बख्श दिया? क्योंकि सन को प्लैनेटरी कैबिनेट के अंदर एक ऐसा ओहदा प्राप्त है कि सन के अगेंस्ट को जा नहीं सकता। ठीक है, हुक्म की तामील करनी ही पड़ेगी। देयर इज नो अदर चॉइस। ठीक है, चलिए। ये पीडी वगैरह पे कंसेप्ट अप्लाई मत कीजिएगा। ये सीधा आपको एमडी एडी का कंसेप्ट बताया, इसको पीडी पे मत लगाइएगा। हो सकता है मे बी इट विल वर्क, बट मैंने इतना ज्यादा कभी वो नहीं किया इसको, बट स्पेशली ये करी। और इन इन जितनी भी दशाएं हैं, इसमें 3 दशाओं को बहुत स्पेसिफिकली ध्यान दीजिएगा। 3 का 3 सेट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। पहला सेट है बृहस्पति राहु। सेकंड सेट इज राहु में बुध। एंड थर्ड सेट इज सैटर्न में वीनस। वैसे तो ये सारे ही खराब है, डैमेजिंग है, जो मैंने बताया आपको, बट इनके अंदर खास ध्यान रखना। You need to be very careful during these periods. Vice versa will also be bad. No, it will not be bad. अब अपनी वेरिएशंस खुद करिए। सारी चीजों का वो मेरे से मत लीजिए कि अगर ये इस पे करना है तो उस पे ठीक रहेगा या ऐसे रहेगा। मैंने आपको कुछ सूत्र बताया, अभी सूत्र को आगे अप्लाई कीजिए, यूज कीजिए। थोड़ी सी अपनी भी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए। तो इसके अलावा अरे भाई, रेमेडी पर आऊंगा मैं। एक काम करता हूँ, मैं जो नेक्स्ट क्लास लूंगा ना, वो आप लोगों को रेमेडी बता दूंगा। ठीक है, एक क्लास में आप लोगों को रेमेडी की बता दूंगा, नहीं तो पूरा जब तक क्लास खत्म नहीं होगी ना, तब तक आप लोग रेमेडी 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 के पीछे भागते रहोगे।
परेशान हो जाओगे तब तक। नेक्स्ट क्लास में मैं पूरी क्लास में भर भर के रेमेडी बताऊंगा, हर चीज की रेमेडी बताऊंगा, ठीक है। बट इतनी रेमेडी मिल जाएंगी, फिर ऐसा नहीं है कि इन रेमेडी में से कौन सी रेमेडी करें, इसकी रेमेडी हमें चाहिए, ये मत बोल देना, ठीक है। तो रेमेडी मैं बता दूंगा। ट्रांजिट, आप लोग लिख रहे हैं ट्रांजिट। ट्रांजिट का अर्थ होता है गोचर। अभी ट्रांजिट पढ़ नहीं रहे हैं, सिर्फ सुन लीजिए, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया आपकी क्लासेस कैसे हैं, अभी हम इस पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट मैं एक क्लास इन बिटवीन रेमेडी की लेके एक तरफ कर दूंगा, जिससे आप बीच में कभी आपका दिमाग उसको लेके परेशान ना रहे रेमेडी क्या करें। एंड देन हम करेंगे ट्रांजिट, और उसके बाद में फिर हम उतरेंगे नवांश के कंसेप्ट पे। एंड देन फिर हम जो अपनी जो डिविजनल चार्ट की जो सीरीज है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ट्रांजिट के साथ हो सकता है अष्टक वर्ग भी तभी हम कवर अप कर लेंगे, जो अष्टक वर्ग है हमारा कंसेप्ट, उसको भी हम यूज कर लेंगे। तो ट्रांजिट को हम गोचर कहते हैं। और गोचर जो है वो हम मुख्य रूप से 4 प्लैनेट्स का देखते हैं। ऐसा नहीं है बाकी प्लैनेट्स का गोचर कार्य नहीं करता, बट 4 प्लैनेट ऐसे हैं आपकी लाइफ को सबसे ज्यादा हैम्पर ये करते हैं। इन्हीं का ही इधर से उधर होना सब कुछ बदल देता है आपकी लाइफ। ये जहां इधर उधर हुए, आपकी लाइफ समझो इधर उधर हो गई, पक्की बात है। कौन कौन से हैं प्लैनेट? सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु। ये वो प्लैनेट हैं जिनका गोचर बदलते ही आपको अपनी लाइफ में बदलाव नजर आ जाता है, आपको पता चल जाता, आपको एहसास हो जाता, हाँ भाई कुछ हुआ है। These 4 planets are very very important. क्यों? आपके घर में कोई मेहमान आया, सपोज कीजिए, आप बड़े खुश हुए, भाई मेहमान आया, ठीक है, मेहमान नवाजी की, बड़ी अच्छी, उसकी पसंद की चीजें बनाई, खिलाई, सब कुछ किया, वो भी खुश है, आप भी खुश हैं। एक दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, दूसरे दिन भी चलो कर दिया अच्छे से, मेहमान नवाजी की, ठीक ठाक है। तीसरा दिन हो गया, चौथा दिन हो गया, पांचवा दिन हो गया। अब आपको धीरे धीरे लगने लगा है भाई ये कब जाएगा, और वो मेहमान सोच कर आया है कि जाना तो बहुत दूर की बात है, मैं तो पूरे साल के लिए यहीं रहूंगा। ये क्या हो गया? ये तो सब कुछ ही हैम्पर हो गया। हमारा घर हमारे घर में आकर कोई साल भर के लिए रहने आ गया, हमें ऐसा लगेगा जैसे हमारी लाइफ पर किसी ने कब्जा कर लिया। ये जो आपके बाकी प्लैनेट्स है ना, जिनका मैंने आपको नाम नहीं लिया, ये आपके घर के वो मेहमान हैं जो किसी घर में आएंगे, आकर बेचारे 15-20 दिन ठहरेंगे और निकल जाएंगे। लेकिन ये जो 4 प्लैनेट्स मैंने आपको बोले, ये आपके वो मेहमान हैं जो जैसे ही आपका गेट नॉक किया इन्होंने, और नॉक करते ही आपने खोला, तो समझ लीजिए एक तो है बृहस्पति देव जो 1 साल के लिए विराजमान हो जाएंगे, एक है राहु केतु जो 1.5 साल कहीं नहीं हिलेंगे, और फिर है शनि महाराज जो कितने साल, 2.5 साल नहीं हिलेंगे। अब कोई एक प्लैनेट किसी एक हाउस के अंदर इतना लंबे समय तक के लिए आकर टिक गया, मतलब कितना बड़ा इंपैक्ट होगा उसका उस हाउस।
इसलिए इन 4 प्लैनेट्स के गोचर को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। कुछ लोग सैटर्न और जुपिटर को ही देते हैं, बट मैं आपको सैटर्न और जुपिटर के अलावा राहु केतु के गोचर को भी बताऊंगा। मैं आपको हर प्लैनेट के गोचर के थ्रू प्रिडिक्शन कैसे करनी है वो भी बताऊंगा कि सैटर्न आपकी कुंडली में घूम रहा है तो आप प्रिडिक्शन कैसे करेंगे, जुपिटर आपकी कुंडली में घूम रहा है तो आप प्रिडिक्शन कैसे करेंगे, राहु केतु घूम रहा है तो आप प्रिडिक्शन कैसे करेंगे। आपके पास एक सैटर्न जुपिटर राहु केतु का भी सेट आ जाएगा प्रिडिक्शन। आपके पास लगन कुंडली थी, आपके पास दशा लगन कुंडली आई, अब आपके पास ट्रांजिट के रूल्स आ गए, उससे कैसे करना है। जुपिटर को ज्योतिष में जीव कहा गया। जीव, जीव का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज जीव? क्या होता है जीव? से क्या समझते हैं आप? जीव का मतलब होता है प्राण। जीव को आप जीवात्मा भी कह सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर प्राण है, दैट इज जीव। दैट इज व्हाट बृहस्पति इज जीव। एंड व्हाट इज सैटर्न? सैटर्न इज काल। सैटर्न इज काल। नाउ व्हाट इज काल? कौन सा काल? वो डिस्ट्रक्शन वाला काल? कह रहे काल आ गया इसका, तो इसके तो डिस्ट्रॉय होने का टाइम आ गया। काल मीन्स समय। काल मीन्स समय। हम बोलते हैं ना भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान। तो काल मीन्स समय। राव साहब ने अपनी एक बुक के अंदर ये मेंशन किया कि these two planets, this Jiva and Kal, are so important कि आपके जीवन का कोई भी इवेंट इन दोनों प्लैनेट्स की इच्छा के बिना फलीभूत नहीं होगा। इन दोनों प्लैनेट्स की ब्लेसिंग आपको जब तक नहीं मिलेगी, जब तक आपकी लाइफ में कोई इवेंट फलीभूत नहीं होगा। और इसी के वजह से उन्होंने डबल ट्रांजिट फिनोमेना के बारे में बताया कि डबल ट्रांजिट ऑफ सैटर्न एंड जुपिटर, सैटर्न और बृहस्पति का दोहरा गोचर, इसके ऊपर वीडियो है, देख लीजिएगा आप। मैं जस्ट थोड़ा सा आपको एक वो दे रहा हूं कि ये दो प्लैनेट जो हैं, क्यों आपकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या होते हैं? एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है विवाह, दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट होता है संतान, चाइल्ड। अब दोनों ही केसेस में काल का भी रोल है और जीव का भी रोल है, बिकॉज दोनों ही केसेस में आपकी लाइफ में एक जीव ऐड हो गया। विवाह में पत्नी या पति के रूप में, चाइल्ड बर्थ में बेटा या बेटी के रूप में, इन दोनों ही केसेस में जीव ऐड हो गया। कब हुआ? किसी पर्टिकुलर काल के समय हुआ।
किसी पर्टिकुलर टाइम पर हुआ। द टाइम हैज कम फॉर अ जीवा टू एंटर योर लाइफ is to be seen through the double transit phenomena of Saturn and Jupiter। शनि और बृहस्पति का डबल ट्रांजिट जो है वो निर्धारित करता है कि जीव आपके लाइफ में किस समय के अंदर आपके जीवन में प्रवेश करेगा। ये अपने आप में थ्योरी है पूरी, डबल ट्रांजिट ऑफ सैटर्न एंड जुपिटर। बहुत बढ़िया है और इसके पीछे की कहानी भी बहुत बढ़िया है, कैसे मिला, किसने दिया, बहुत बढ़िया। तो सैटर्न के गोचर से हम समय का निर्धारण करते हैं। जैसे अगर मेरे को आप में से किसी की भी कुंडली मिल जाए और मेरे को कहा जाए कि ठीक है आपको दशा अंतरदशा कुछ नहीं देखनी, आप शनि के गोचर से ही प्रिडिक्ट करिए कि क्या कुछ चल रहा है, तो मैं शनि के गोचर से जो भी प्रिडिक्ट करना होगा करूंगा, क्योंकि वो इस पर्टिकुलर टाइम का समय बताएगा। तो हम सैटर्न से टाइम फ्रेम देखते हैं, कालखंड देखते हैं व्यक्ति का शनि के गोचर से। बृहस्पति के गोचर से क्या देखते हैं? बृहस्पति का गोचर हम आमतौर पर शुभ कार्यों के लिए देखते हैं, शुभ कार्यों के लिए। फिर राहु का गोचर, ये सबसे खतरनाक गोचर है, क्योंकि ये जहां भी होगा ये कुछ समझने नहीं देगा, कुछ भी उठापटक कर देगा ऊपर से लेके नीचे तक, आपको समझ में नहीं आएगा वो क्या रहा है। और कुछ प्लेसेस तो ऐसे हैं जिसमें राहु का गोचर तोड़ देता है व्यक्ति को। ठीक है, हम ये चारों गोचर के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से राहु का गोचर इतना डेंजरस है। केतु के गोचर को हम चेंजेस का गोचर मानते हैं। केतु के गोचर को हम अच्छा या बुरा नहीं कंसिडर करते, वी कंसिडर दैट गोचर फॉर चेंजेस। जैसे किसी के चौथे घर में केतु गोचर कर रहा है, सपोज कीजिए ट्रांजिट कर रहा है चौथे घर में, तो हम कहेंगे अरे इसका घर बदल सकता है, या ये जहां पे अपना ऑफिस में है अपना वर्क प्लेस बदल सकता है, बट कुछ ना कुछ इसके फोर्थ हाउस में बदलाव 100% तय है, बिकॉज फोर्थ हाउस में गोचर कर रहा है केतु। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की चीजें हैं जो हम चारों प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, और उनकी एक समरी भी जो है वो मैं दूंगा आप लोगों को बना के। तो ये गोचर है बेसिकली, और यही काम भी आता है। ऐसा नहीं है कि बाकी प्लैनेट्स के गोचर काम नहीं करते, लेकिन वो 15-15-20 दिन के हैं। ठीक है, 15-20 दिन, उसमें आप सूर्य का गोचर थोड़ा कंसिडर कर सकते हैं, भाई ठीक है महीने भर का है, मंगल का ले सकते हैं। ठीक है, बट मेनली आपको इन चारों प्लैनेट्स को ही गोचर के रूप में पकड़ना है। ठीक, गोचर है क्या चीज? क्या गोचर दशा से अलग कार्य करता है? क्या दशा के पैरेलली कार्य करता है? क्या है? दो बातों को समझ लीजिए। प्राइम मोस्ट इंपॉर्टेंस किसकी है? हम अगर इंपॉर्टेंस दें हर चीज को, आपके पास दशांतर दशा है, आपके पास गोचर है, आपके पास साढ़े साती है,
आप प्राइम मोस्ट इंपॉर्टेंस किसको देंगे? दशा अंतरदशा को। गोचर या साढ़े साती कभी भी दशा अंतरदशा को ओवर रूल नहीं कर सकते, कभी ओवर रूल नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा इस चीज को। कई लोगों को जिनको डरा दिया जाता है, भाई आपके तो 7.5 साल बड़े ट्रेजिक आने वाले हैं, संभल के रहिएगा, आपकी 7.5 चल रही है। यकीन मानिए अगर आपकी दशा अंतरदशा आपके फेवर में है, 7.5 आपको गर्म हवा भी फील नहीं करा सकती, आपको ये भी फील नहीं होगा मेरे गर्म हवा भी लगी, लिटरली बता रहा हूं। दशा अंतरदशा का रोल सबसे पहले। हाँ, दशा अंतरदशा आपके विरुद्ध काम कर रही है, 7.5 भी आ गई, आपका बहुत बहुत बुरा समय, एक्सट्रीमली पेनफुल पीरियड। क्योंकि पेन आदमी एक्सपीरियंस करना कहां से शुरू करता है? मन से। ठीक है, तो सबसे पहला रोल किसका है? दशांतर दशा का है। देन ट्रांजिट का काम क्या करता है? ट्रांजिट का काम क्या है? ट्रांजिट का काम है दशा अंतरदशा के रिजल्ट्स को कॉम्प्लीमेंट करना, उनको कॉम्प्लीमेंट करना। देखिए एस्ट्रोलॉजी के अंदर, एस्ट्रोलॉजी की ब्यूटी क्या है? एस्ट्रोलॉजी की ब्यूटी ये है कि एस्ट्रोलॉजी इज द ओनली साइंस जिसके अंदर किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचने के दुनिया भर के रास्ते, और वो सारे रास्ते आपको एक जगह आकर कंक्लूड कर देते हैं, मतलब एक जगह लाकर आपको निष्कर्ष पर पहुंचा देते हैं। आप जिस भी रास्ते से घूमकर आइए, आप फाइनल कंक्लूजन आपका एक ही जगह पर आए। तो दशा अंतरदशा आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री रूप में हेल्प करती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, सैटर्न किसी का 4th हाउस में गोचर कर रहा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं अभी आप लोगों को, मैं पूरा गोचर आपको समझाऊंगा लेकिन मैं जस्ट एक एग्जांपल के रूप में दे रहा हूं, उसको समझिए। किसी की एमडी चल रही है और एमडी से एडी की पोजीशन 4th हाउस में है, महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है। अंतरदशा लॉर्ड महादशा लॉर्ड से 4th हाउस में बैठा है। इतना तो आप लोग कहेंगे ही कहेंगे भाई 4th हाउस के इवेंट होंगे, अच्छे होंगे बुरे होंगे वो भी आपको पता है कैसे बताना है, बट इतना जरूर है आप ये तो बोल ही सकते हैं कि भाई 4th हाउस का इवेंट होगा 100%, ये बात ठीक है जी, आपने देख लिया चीज। उसके बाद में आपने लगन कुंडली में भी अंतरदशा लॉर्ड को देखा, वो भी आपने देखा कि अच्छा ये चार चौथे घर को देख रहा है, या 11वें घर में बैठा है, या 12वें घर को देख रहा है, तो 4 11 12 की बात कर रहा है, तो डेफिनेटली हो सकता है भी चौथे घर का इवेंट हो। लेकिन गोचर क्या करेगा? गोचर भी उसके अंदर अपनी कंफर्मेशन ऐड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि इस समय पर, जिस समय पर आप ये सब चीजें देख रहे हैं, ठीक उसी समय अगर शनि भी गोचर में चौथे भाव से गुजर रहा हो, तो वो भी अपनी एक फर्दर मोहर लगा देता है कि यस, द इवेंट विल डेफिनेटली गोइंग टू टेक प्लेस, पक्का होगा जी, पक्की बात है। अब बात यह आती है कि गोचर को स्टडी करते टाइम हम हाउस को स्टडी करते हैं कि हाउस लॉर्ड को स्टडी करते हैं?
ठीक है। तो गोचर के लिए यहां पर पहले तो मेरे को आप चैट में ये बताइए कितने लोगों को पता है कि गोचर को कैसे देखा जाता है। हाउ मेनी ऑफ यू? जिन लोगों को पता है, बल्कि जिनको नहीं पता वो यहां पर बताइए ताकि मैं ये क्लियर हो सकूं। अच्छा, बहुत से लोग हैं। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, इतना इतना बहुत है मेरे लिए, क्लियर हो गया। देखिए, गोचर का अर्थ क्या होता है? आपके जितने भी प्लैनेट्स हैं ये निरंतर रूप से यूनिवर्स में भ्रमण कर रहे हैं, निरंतर रूप से इनका भ्रमण हो रहा है, और समय समय पर एक्सक्यूज मी, समय समय पर ये अपनी राशि या अपनी पोजीशन के अंदर बदलाव कर रहे हैं। प्लैनेट की पोजीशन गोचर के अंदर हम हमेशा राशि के विद रिस्पेक्ट टू देखते हैं, हमेशा राशि के विद रिस्पेक्ट टू देखते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अभी सैटर्न एट प्रेजेंट कौन सी राशि में है? जितने भी लोग अभी बता रहे थे भाई उनको गोचर का नहीं पता, वो सब बताइए कि इस टाइम पर सैटर्न कौन सी राशि में है? मकर राशि में है। ठीक, सैटर्न मकर राशि में है, जो कि 10 नंबर है। अब अगर आपसे कोई पूछे एट प्रेजेंट कि आपकी कुंडली में शनि कहां गोचर कर रहा है, तो बड़ा सरल सा सूत्र है। सूत्र यह है कि सबसे पहले आप प्रेजेंट चार्ट बना लीजिए, अभी का चार्ट बना लीजिए जो एट प्रेजेंट का चार्ट है, अपने अपने बर्थ चार्ट की बात नहीं कर रहे, अभी का चार्ट बना लीजिए, और अभी का चार्ट बनाकर उस चार्ट को ठीक वैसे ही अपने बर्थ चार्ट पर सुपर इंपोज कर दीजिए। कैसे? अभी शनि मकर राशि में गोचर कर रहा है, आपको देखना है आपकी कुंडली में मकर राशि कौन से भाव में है, कौन से भाव में है। तो जैसे अगर कोई मेष लगन है तो हम कहेंगे इस समय आपका शनि 10वें भाव से गोचर कर रहा है। अगर आप वृषभ लगन है तो 9वें भाव से कर रहा है, मिथुन लगन है तो 3रे भाव से, चौथा 7वें भाव से, 5वां लगन है 6ठे भाव से, छठा लगन है 5वें भाव से, 7वां है 4थे भाव से, 8वां है 3रे भाव से, 9वां है 2रे भाव से, 10वां है 10th है पहले भाव से, 11वां है 12th से, 12वां है तो 11th हाउस। कहने का अर्थ क्या है कि इस टाइम जो भी प्लैनेट
आपके प्रेजेंट चार्ट के अंदर आपको जिन भी राशियों में दिखाई दे रहे हैं, उन प्लैनेट्स को उन्हीं राशियों से उठाकर अपने बर्थ चार्ट के अंदर उन्हीं राशियों के अंदर डाल दीजिए, तो आपको यह पता चल जाएगा कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह का गोचर किस भाव पर हो रहा है। आपको उसी टाइम पता चल जाएगा। एग्जाम्पल चलिए जी, एग्जाम्पल। पहले मेरे को ये बताइए आप लोग ये चैट के अंदर ही, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब आप लोगों को ये दशा लगन वाला फंडा बताया था, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि आपने इसको चार्ट्स पर अप्लाई करना है, टेस्ट करना है इसको। तो कितने लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने टेस्ट किया है उसको? बिना टेस्ट किए मत बोल देना, क्योंकि अगर टेस्ट किया होगा तो भी मेरे को पता चल जाएगा, नहीं किया होगा तो भी। ठीक है, टेस्ट किया सभी लोगों ने, काम कर रहा है, यस और नो? ठीक है, यस एंड नो, ये बहुत बढ़िया आंसर है, यस एंड नो। ठीक है जी, ये कोई नई डेफिनेशन आई है काम करने की, मतलब यस एंड नो। ठीक है, मैं आज से इसको मैं भी यूज में लेके आऊंगा, यस एंड नो। आप पूछेंगे कि सर ये कराओगे आप हमें, तो मैं बोलूंगा यस एंड नो। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं। एक्चुअली मैंने आप लोगों को ये इसलिए बोला कि दशा लगन जो है ये बहुत अच्छी टेक्निक है, और जब मैंने इसको यूज किया था बहुत पहले, जब हमें ये बताई गई थी, बिकॉज राव साहब ने ही इसको इंट्रोड्यूस किया, मतलब इसके कुछ ट्रेसेस या इसके बारे में बृहद प्राचारा होरा शास्त्रा में कुछ चीजें मेंशन थी जो इससे मिलती जुलती थी, लेकिन ठीक इसको इसी प्रकार यूज करना है ये मेंशन नहीं था। चीजें जरूर मेंशन थी कि अगर ये प्लैनेट यहां पर ना होकर चौथे भाव में, छठे भाव में, आठवें भाव में, 12वें भाव में होगा तो किस प्रकार के रिजल्ट्स आएंगे, तो ये सब चीजें मेंशन थी। बट इसका जो पूर्ण रूप है वो दशा लग्न ही, बहुत कम समय में। और ये जो दशा लग्न है ये सिर्फ यहां काम नहीं करता, ये टेक्निक डिविजनल चार्ट्स में भी काम करती है, आगे देखेंगे हम किस तरीके से। और एक बहुत अच्छा चार्ट है, बहुत अच्छा, मतलब मेरा फेवरेट है, हो सकता है आप लोगों का भी हो जाए, दैट इज D60, जिसको षष्ठी आमशा चार्ट हम बोलते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट। वहां पर भी कुछ ऐसी ही टेक्निक्स जो है वो कार्य करती है। ठीक, तो देखेंगे कैसे यूज करना है, बिकॉज वो सबसे फाइनेस्ट चार्ट है आपकी कुंडली का। षष्टियांशा चार्ट जो है वो आपकी कुंडली का सबसे फाइनेस्ट चार्ट है, उस चार्ट का कोई तोड़ नहीं। ठीक है, वो क्रक्स है। एग्जाम्पल,
देखिए, गोचर का अर्थ, अगर आपसे कोई कोई कहे गोचर, तो गोचर का मतलब है प्रेजेंट पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स। गोचर मींस, गोचर या इंग्लिश में कहें ट्रांजिट, तो ट्रांजिट का अर्थ होता है प्रेजेंट पोजीशन ऑफ प्लैनेट। ठीक है, प्रेजेंट पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स। अब हम क्या करेंगे, हम आज और इसी समय का प्रेजेंट पोजीशन देखेंगे। जैसे आज क्या है, 17 अगस्त 2020 है, और रात्रि के 10:38 का समय हुआ है। तो हमने अभी का चार्ट जो है वो बना लिया। ठीक है, और चार्ट बनाकर हमने देखा कि इस चार्ट के अकॉर्डिंग शनि कहाँ है, 10वीं राशि में। बृहस्पति कहाँ है, 9वीं राशि में। ठीक है, ये सारे जो प्लैनेट्स हैं आपको, अब आपने क्या करना है, बहुत ही सिंपल तरीका, बहुत सिंपल तरीका गोचर को समझने का मैं आपको बता रहा हूं। गोचर का अर्थ होता है कि इस समय के ग्रहों की वर्तमान स्थिति को आपके चार्ट के हिसाब से देखना, कि आपका जो जन्म कुंडली है उसके हिसाब से वर्तमान ग्रहों की स्थिति क्या इशारा कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से यदि किसी का सिंह लगन है, ठीक है, कोई सिंह लगन का व्यक्ति है, तो उसको कुछ नहीं करना। अभी के लिए आप क्या करिएगा, आप सिंह राशि जो है उसको लगन बना दीजिए। लगन बना दिया, और लगन बना के आपको पता चल गया सारे प्लैनेट्स कहां गोचर कर रहे हैं। शनि 6ठे भाव में कर रहा है, राहु 11वें भाव में कर रहा है, केतु और बृहस्पति जो है वो 5वें भाव में है, पंचम भाव में। सूर्य बुध जो है वो पहले भाव में, मंगल 9th हाउस में। इस तरीके से आपने गोचर को स्टडी करना है। भाई बीच बीच में चीजें याद आती हैं आप लोगों को। D16 बोला किसी ने, ये तो व्हीकल्स के लिए है भाई। ठीक है, तो हाउ टू सी रिजल्ट्स इन गोचर, definitely we will be studying how to see results in gochar, and I will be explaining that in the next class, or maybe the next after next। ठीक है, तो उसके अंदर हम देखेंगे। तो अभी आपने जो स्टेप्स फॉलो करने हैं वो क्या करने हैं, लगन कुंडली और दशा लगन कुंडली, इन दोनों को देखना है। महादशा का एनालिसिस लगन कुंडली के बेसिस पर ही कीजिए। अंतरदशा का एनालिसिस आप लगन कुंडली और दशा लगन कुंडली, प्रत्यंतर दशा का एनालिसिस लगन कुंडली और दशा लगन कुंडली, इन दोनों के बेसिस पर कीजिए। अगर कोई प्लैनेट आपको दोनों कुंडलियों के अंदर, लाइक लगन कुंडली में भी और दशा लगन कुंडली में भी
खराब दिखाई दे रहा है, खराब इन द सेंस आपको कुछ नेगेटिव इफेक्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है, देन यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। बहुत सावधान रहना है आपको उस प्लैनेट से। कैसे, अभी हम देखते हैं। यहां पर मैं एक एग्जांपल दूंगा। अगर कोई प्लैनेट आपको लगन कुंडली और दशा लगन कुंडली दोनों में बेस्ट रिजल्ट्स देता दिख रहा है, तो वो टाइम व्यक्ति के लिए बेस्ट टाइम रहे। अगर कोई प्लैनेट दशा कुंडली में खराब है और मतलब लगन कुंडली में खराब दिख रहा है, लेकिन दशा कुंडली के अंदर थोड़ा बेहतर दिखाई दे रहा है, तो उसके अंततः रिजल्ट आपको बेहतर ही लगेंगे। मतलब इसको दोनों को कॉम्प्लीमेंट कीजिए, साथ साथ दोनों को ओवर रूल मत कराइए। मतलब अगर कोई प्लैनेट लगन कुंडली दशा कुंडली दोनों में बढ़िया काम कर रहा है, बेस्ट प्लैनेट हो गया, परफेक्ट प्लैनेट हो गया, वो अपने रिजल्ट सबसे बढ़िया देगा। अगर कोई प्लैनेट लगन कुंडली और दशा कुंडली दोनों में खराब हो गया, वर्स्ट प्लैनेट हो गया, वो सबसे बुरी मार मारेगा। अगर कोई प्लैनेट लगन कुंडली में अच्छा है, दशा कुंडली में खराब है, वो प्लैनेट अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, बट इट विल नॉट हार्म यू दैट मच। समझ रहे? अगर कोई प्लैनेट आपका लगन कुंडली में अच्छा है लेकिन दशा कुंडली में अच्छा नहीं है, इसका अर्थ यह है कि वो प्लैनेट आपको अच्छे रिजल्ट्स तो नहीं देगा, दिक्कत तो आपको होगी, बट वो आपको बहुत ज्यादा हार्म नहीं करेगा, क्योंकि उसकी जो बेस है, उसकी जो तासीर है, जो उसकी इनहेरिटेड क्वालिटी है, वो अच्छी है। और इनहेरिटेड क्वालिटी आप हमेशा किससे देखते हैं? बर्थ चार्ट से देखते हैं। फ्लो चार्ट तो मैं दे दूंगा बना के आप लोगों को, बट ये आपके लिए एक फ्लो चार्ट का ही काम करेगा। ये रूल्स फ्लो चार्ट जैसे ही है, ठीक है? अगर कोई प्लैनेट लग्न कुंडली में खराब है और दशा कुंडली में अच्छा है, तो ये आपको अच्छा एक्सपीरियंस देगा, बट लेसर एक्सटेंट पर, उतनी मजबूती से नहीं, बिकॉज इनहेरिटेड क्वालिटी कैसी है उसकी? खराब है।
इनहेरिटेड क्वालिटी, देखिए मैं हमेशा एक वर्ड यूज करता हूं लग्न कुंडली के लिए और दशा कुंडली के लिए। लोग मेरे से पूछते हैं कि इनको कैसे डिफरेंशिएट किया जाए, तो मैं बोलता हूं कि लग्न कुंडली जो है वो आपकी फितरत है और दशा कुंडली आपकी किस्मत है। किस्मत बदलती है, ठीक है, समय के साथ बदलती है, कभी अच्छी या बुरी है, बट क्या है जो समय के साथ भी नहीं बदलती, वो है फितरत। फितरत वही रहती है व्यक्ति की, किस्मत बदल जाती है, ठीक है, कभी अच्छे दिन आ रहे हैं, कभी खराब दिन आ रहे हैं। तो फितरत जो है वो प्लैनेट की कैसी है वो आपको आपकी लगन कुंडली से पता चलता है, इसलिए हम उसको इनहेरिटेड क्वालिटी बोलते हैं आपके प्लैनेट। और ये आप लोग देख ही चुके हैं पहले, मैं बहुत से एग्जांपल्स में आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर कर चुका हूं कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक तरफ अच्छी है किसी मैटर में, तो एक तरफ खराब है। ध्यान रखिएगा, ये बात मैं हर बार आपको बोलता हूं कि अगर आप किसी व्यक्ति को बहुत मजबूती से डंके की चोट पे कहे जा रहे हो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो एक तरफ तो बहुत बढ़िया कर दिया आपने, लेकिन दूसरी तरफ क्या खराब हो रहा है उस पर भी नजर मार लेना। पता चला कि आपने किसी को बोला कि अरे बहुत गेम्स होंगे बहुत गेम्स होंगे बहुत गेम्स होंगे, उस आदमी ने सोचा अरे भाई गेम्स के मामले में मैं तो इस टाइम पे मतलब पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे साथ, मेरा टर्नओवर बढ़ जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, बिकॉज आपने तो गेम्स पे ध्यान दिया और आपने बात भी सही कही, क्योंकि आपको 11th हाउस में कोई प्लैनेट दिखाई दिया जो बहुत मजबूती से कार्य कर रहा है, चाहे दशा लगन से चाहे आपका लगन कुंडली से। लेकिन वो 11th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट मार कर रहा है किसको, 5th हाउस को, तो उसको ये भी बोलना है कि भले ही तेरे को गेम्स हो जाए बट अपने संतान का ध्यान रख, अपने बच्चों का ध्यान अवश्य रखिए, कहीं ऐसा ना हो गेम्स गेम्स के चक्कर में तू उसको भूल जाए और वहां कुछ बड़ा नुकसान हो जाए। इसलिए यू नीड टू बी बैलेंस्ड व्हाइल स्टडीइंग एस्ट्रोलॉजी, और आपको आपकी प्रायोरिटी आपको पता होनी चाहिए कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या चीज है, ठीक है। तो लगन कुंडली दशा कुंडली दोनों को साथ में रखना है। अब एक बात आती है यहां पर, कई दफा व्यक्ति ये पूछ लेता है कि सर एस्ट्रोलॉजी के अंदर इंटेंसिटी का कोई मापदंड है क्या, कोई पैरामीटर है क्या। लाइक कुछ लोग बोलते हैं जी आपने कहा बहुत बढ़िया पैसा कमाएगा, हम जानना चाहते हैं करोड़ों में कमाएगा कि लाखों में कमाएगा कि हजारों में कमाएगा। तो देखिए ऐसा कोई स्केल एस्ट्रोलॉजी में निर्मित नहीं है, बिकॉज इंटेंसिटी की जब शब्द बात आती है, मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा, जब इंटेंसिटी की बात आती है तो इंटेंसिटी की डिपेंडेंस आपकी फ्री विल पर होती है। ध्यान रखिएगा, यहां हम बात इंटेंसिटी की कर रहे हैं, इवेंट की नहीं कर रहे। इवेंट इज डेस्टाइन्ड बट इंटेंसिटी इज बेस्ड ऑन फ्री विल। लेकिन वो फ्री विल आप कितनी जनरेट कर पाएंगे कितनी नहीं जनरेट कर पाएंगे वो पता चलता है आपके प्लेनेट के पोटेंशियल से, कि आपके प्लेनेट में पोटेंशियल कितना है, कितना दम है। इधर तो आपने देख लिया कि प्लेनेट मेरा फ्रेंडली साइन में बैठा है, लेकिन फ्रेंडली साइन में बैठकर भी कुछ तो होगा ना उसके पास पोटेंशियल, कि कितना बलवान है ये प्लेनेट यहां पर, ये कितना काम कर सकता है, एक दिन काम कर सकता है, 2 दिन काम कर सकता है, या पूरे साल भर भी इसको लगाए रखो तो ये नहीं थकेगा। इस बात का निर्णय हम कहां से करें, इस बात का निर्णय करते हैं हम नवांश कुंडली से, बिकॉज नवांश कुंडली से पता चलता है कि आपके प्लेनेट में पोटेंशियल कितना है।
whenever you want to see the true potential of your planet, that has to be seen through Navamsh Kundi. आपका प्लैनेट कितना शक्ति लिए बैठा है, अपने अंदर कितनी शक्ति समाये बैठा है, ये नवांश कुंडली से पता चलेगा। ठीक है, वो नवांश कुंडली से देखते हैं। मैंने आपको एक चीज बताई थी जब हम एक्सल्टेशन और डेबिलिटेशन पढ़ रहे थे कि डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स बहुत अच्छे प्लैनेट्स रहते हैं, बट नवांश कुंडली के अंदर किसी भी प्लैनेट का इंप्रूव होना या डिग्रेड हो जाना बहुत मैटर करता है, बिकॉज नवांश कुंडली आपके टीवी के एंटेना की तरह है। मैं हमेशा नवांश कुंडली को आपकी लाइफ का एंटेना बोलता हूं। आपकी लाइफ एक टीवी है, जो बर्थ चार्ट है आपका। बर्थ चार्ट आपकी लाइफ का टेलीविजन है, जो दिखने में बहुत खूबसूरत हो सकता है या बदसूरत भी हो सकता है, वो बर्थ चार्ट देख के पता चलता है। लेकिन फिर हम जाते हैं नवांश पे। नवांश कुंडली जो है वो उसका एंटीना है। आप कितना भी खराब टीवी ले आइए, अगर एंटीना अच्छा है, सिग्नल अच्छे हैं, तो आप उसकी पिक्चर को एंजॉय करोगे, क्योंकि इंटरप्शन नहीं होगा। आप एक फ्लो में जो पिक्चर है उसको एंजॉय करोगे, फ्लॉलेस जो है एंटरटेनमेंट होगा। वहीं आपने बेस्ट टीवी जो है वो अपना उठा के रख लिया है सामने, बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है, लेकिन सिग्नल उड़ गए हैं। अब उस टीवी को देख देख के खुश होते रहो, होगा कुछ नहीं, क्योंकि उसमें आप कुछ देख ही नहीं पा रहे हो, उसको एंजॉय ही नहीं कर पा रहे हो। यही रोल है नवांश का। ठीक है जी। तो ये जब नवांश को पढ़ेंगे तब आपको नवांश की इंपॉर्टेंस का पता चलेगा, बिकॉज आपको ये तो समझ में आ गया अपनी अपनी कुंडलियां देखकर, जब आपने लगाया कि दशा लगन मेरे कुंडली पे काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। लेकिन फिर कई बार दिमाग में ये सवाल भी उठा होगा, यार ये कितना अच्छा काम करेगा या कितना बुरा काम करेगा, ये कैसे मैं जज करूं? ये आपको नवांश कुंडली से इसका उत्तर मिल जाएगा, बहुत सरलता से मिल जाएगा। हाँ, आपने एक क्वेश्चन किया यहाँ पर कि भाई जब MD80 एक ही प्लेनेट की होती है तो क्या होता है? ये ऑब्वियस सी बात है कि जब MD होगी किसी भी प्लेनेट की, तो वो भी तो दशा लगन बना के किसी ना किसी घर का रूलर बन जाएगा, वो MD का प्लेनेट। फॉर एग्जाम्पल ये कुंडली ले लीजिए, इस कुंडली में सपोज कीजिए शुक्र की महादशा शुरू हो गई, हमने मरकरी की महादशा ली, और मरकरी की सॉरी शुक्र की दशा शुरू हो गई। तो शुक्र की दशा जब शुरू हुई, तो शुक्र की दशा में देखिए शुक्र कौन कौन से घरों को रूल कर रहा है, कौन कौन से घरों को कर रहा है बताइए। 5 12, 5 and 12। राशियां कैसी हैं शुक्र की? खाली हैं। कैसे रिजल्ट देगा 5 and 12 के? बढ़िया रिजल्ट देगा, स्ट्रॉन्ग। ऐसे में क्या होगा?
बताइए क्या होगा? 5 and 12 के रिजल्ट दे रहा है 5/12 के, क्या होगा? आप तो समझते हैं सब लोग, 5/12 जब ऑपरेट करेगा तो क्या होगा? फिर मौज मस्ती, मौज मस्ती पे खर्चा, नौकरी में बदलाव, नौकरी के लिए खराब, पेमेंट्स ब्लॉक। पेमेंट्स तो ब्लॉक हो ही जाएंगी भाई, ऑब्वियस सी बात है। बच्चा हॉस्पिटलाइज हो सकता है, पूरा टाइम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहा होगा, कहां करूं कैसे करूं। ठीक है जी। तो इसी तरीके से आपने एमडी के अंदर पहली एडी को पढ़ना है। ठीक है जी। तो अब से आपका ये मैटर जो है एडी और पीडी का, कि हम लगन से देखें उससे देखें, ये क्लियर, इसको दोनों रूप से स्टडी करना है, दोनों तरीके से करना है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग यहां पर बताइए, क्योंकि मैं रेमेडी तो आप लोगों को अब देने वाला ही हूं, क्योंकि तब तक आप बार बार कोई भी बात आती है तो आप सीधे पूछते अरे रेमेडी रेमेडी। तो मेरे को ये बताइए, आप पहले ट्रांजिट जो हमारा जुपिटर सैटर्न राहु केतु का है वो पढ़ेंगे कि रेमेडी आपने करनी है? यहां पर मेरे को बता दीजिए, मेजोरिटी विंस। चलो भाई, जो आया है उसके हिसाब से क्लियर हो गया है, ट्रांजिट पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, रेमेडी वाले अभी थोड़ी सी दिल पे हाथ रख के वेट करें। ठीक है, तो हम ट्रांजिट पहले कवर कर लेंगे, सैटर्न जुपिटर राहु केतु का, वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जानने के लिए देखिए रेमेडी का मतलब कब है। रेमेडी का मतलब तब है जब एटलीस्ट आपको ये आइडिया तो हो होगा क्या। जब आपको आइडिया ही नहीं है कि होगा क्या और आप बस रेमेडी दिए जा रहे हैं, ये तो कुछ ऐसा हो गया कि कोई आपके पास आए और आपने उठा के उसको जो है वो कोई फीवर की मेडिसिन दे दी, बोल दी खा ले। बोले क्यों खा लूं? अरे इससे फीवर नहीं होता है, तू खा ले, हो सकता है तेरे को फीवर ना हो। तो ये कोई मतलब वो नहीं है, आपको पहले ये पता होना चाहिए एटलीस्ट कि क्या होगा। ठीक है, और जब ये पता होगा कि भी क्या होगा तो उसके अकॉर्डिंग ही फिर आप रेमेडी भी दे पाएंगे। तो पहले आप लोग इस पे अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए दशा लगन पे, एंड देन हम ट्रांजिट को भी ऐड करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको रेमेडी करा। ठीक है, एंड देन वी विल कवरिंग द अष्टक वर्गा पार्ट, और उसके बाद फिर हम नवांश और जो हमारे बाकी डिविजनल चार्ट्स हैं उन पर अपना काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, चलिए जी। तो आज के लिए शुभ रात्रि, जय श्री राम।